Hello and welcome. What a power pack day we've had. And now it's time for the grand finale. Ladies and gentlemen, at the Business Today Banking Summit and Awards, can we have a warm round of applause as we welcome one of the most dynamic ministers of the BJP government at the center, the man with the most out-of-the-box ideas for how to fix some of the biggest challenges facing the Indian economy, whether it's on infrastructure, climate, environment, waste. Nitin Gadkari ji, thank you so much for joining us here at the Business Today Banking Summit and Awards. I want to start by asking you about what's happened over the last several months at Joshimath, where we've seen land subsidence, and this brings up very starkly the issue of development versus nature. And the concern that as we develop some of the roads and highways that you're championing as much as you are, this potentially creates the problem of nature striking back, land going in, a water aquifer bursting, now questions being asked about unsafe buildings. As the man in charge of infrastructure and roadways, how do you think we should find the balance कि infrastructure भी develop हो और ऐसा ना हो कि प्राकृतिक आपदा हमारे सर पे आ जाए जिससे फिर घर टूट जाए, सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो वहां पे हाईवेज बन रहे हैं उनसे चोट पहुंच रही है. हाउ डू वी बैलेंस एंड रिकंसाइल दिस? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका अध्ययन चल रहा है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा. पर जब हमारे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में हादसा हुआ था और मैं 2014 में जब मिनिस्टर बना, तब ये 4 धाम करीब 12,000 का प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही थी. तब मेरे ध्यान में आया कि इंडियन कंसल्टेंट के बजाय लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि स्विट्जरलैंड से हम डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट लाए. और उस समय स्विट्जरलैंड से जो कंसल्टेंट आए, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति है, उसके आधार पर हमने डीपीआर बनाया था. ये जो हिमालय है, यहाँ बड़ा फ्रॉजिल डाटा है, स्टाटा है पूरा. जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा जियोलॉजी मैं जानता हूँ. 10 प्रकार के रॉक होते हैं, उसमें एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है. टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरेंडम, डायमंड. द डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल. अब वहां जो है वो 2 नंबर पर जिप्सम है, और जिप्सम के कारण वैसे भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. पर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, 1976 में भी आया था. तो टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद एकदम ये अर्ली हो जाएगा कि इसका संबंध कोई रोड से है, कोई टनल से है, या कोई. देखो, एक पिछले बार जो हादसा हुआ था उसमें हजारों लोग मर गए, बादल फट गए. तब प्रॉब्लम क्या था कि गंगा नदी के जोड़कर रोड था. अभी हमने जो टनल बनाई, जो रोड बनाया पूरा 4 धाम का, जिसका 70% 80% काम हो गया, और पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाने का भी 90% काम कर लिया. अब आपको चाइना या नेपाल जाने की जरूरत नहीं. तो स्वाभाविक रूप से वो कठिन है, पर रोड बनाने से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, हम लोग 4 धाम से जाते हैं तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू चाइना बॉर्डर पे जाते हैं. अब ये समझ लो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कल हमारी मिलिट्री के, डिफेंस के फोर्सेज जब जाएंगे तो उनको जाने के लिए भी रोड चाहिए, तो हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. मैं ये मानता हूं कि एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना और डेवलपमेंट को भी करना. आप देखो, मैं ग्रीन फ्यूल में कितना काम करूं. 2004 से मैं एक मिशन के रूप में हाइड्रोजन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक लगातार पीछे पड़ा रहता हूं कि पेट्रोल, डीजल और गैस को हटाओ. अब मुझे बताइए, हम पेड़ लगाने में इस साल हमने 2.5 करोड़ पेड़ लगाए. हमने कम से कम ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली का, उसमें 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं. तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए. पर डेवलपमेंट करते समय अगर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की अगर उसके ऊपर धोखा होता है तो उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी. हमारी सरकार की ओर से गंभीरता का इसका अध्ययन होगा और निश्चित रूप से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके हम आगे जाएंगे. आपके हमेशा से ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज रहे. ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम चाहते हैं कि पहाड़ों में पर्यटन भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो. आपने बोला बाराहोटी में चीन हमारे सामने बैठा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, लेकिन ये माउंटेन्स बहुत फ्रेजाइल है और ऐसे में खतरा अभी लैंड सब्सिडेंस का हो, क्लाउड बर्स्ट का हो, बहुत ज्यादा है.
और जैसे टूरिज्म आता है तो कमर्शियल इंपेरेटिव्स बढ़ते हैं, लाजमी तौर पे मनुष्य का लालच और ग्रीड भी होती है। इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, आपको मैं एक प्रार्थना करूंगा कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भी एक बार चले जाइए। मैं गया हूं। अभी जो टनल्स बनाई हमने वहां, जो पहाड़ जो है, बिल्कुल सही आपका कहना कि वो प्रॉब्लम है, तो पूरी टनल बनाई है और उसको अंदर से कंक्रीटिंग किया हुआ है। तो दोनों भी बातें हैं कि जो पिछले बार हादसा हुआ जिसमें हजारों लोग मर गए और जो बादल फटने से प्रॉब्लम आया, तो हमें अब ये ऑल सीजन रोड है नहीं, ये 6 महीना नहीं, ये साल भर जाने का रोड इसलिए हम बना पाए कि वहां हमने टनल्स बनाई है और रोड में हमने थोड़ा डीपीआर करके डिजाइनिंग बदल दिया है और पूरी चिंता की है कि इसके बाद ये कोई घटना ना हो। अब जैसे जोशीमठ की बात आप कर रहे हैं, तो हमने जोशीमठ को रिंग रोड बनाया बाहर से, ताकि वहां के इसमें जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, कुछ बन चुके हैं और कोई परमिशन लिया, किसी ने नहीं लिया, ड्रेनेज लाइन छोड़ दी, वाटर पाइपलाइन फूट गई, तो हमको प्लान डेवलपमेंट करके चिंता करनी पड़ेगी। अब आपको ही है कि मैं कोई टेक्निकल कमेंट्स नहीं करना चाहता, पर अगर रॉक ठीक नहीं है और पानी अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा? तो वी नीड टू प्लान इट इन ए वेरी प्रॉपर वे और इसका टेक्निकल रीजन आएगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है टिप्पणी करना उचित नहीं। तो झट से लोग बोलते कि हम लोग रोड बना रहे हैं, इन्वायरमेंट को खत्म कर रहे हैं, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। अगर स्टडी करें, अगर रिपोर्ट में आता है तो निश्चित रूप से हम हमारे इसमें सुधार करेंगे। जब से गडकरी जी मिनिस्टर बने हैं तब से वो बात कर रहे हैं ग्रीन फ्यूल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इथेनॉल की, ग्रीन हाइड्रोजन की। शुरू में 2014 में जब बोलते थे तो लोगों को लगता था ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल से थोड़ी गाड़ी कभी मैस स्केल पे चल सकती है या ईवी से। अभी आप ऑटो एक्सपो पे आए और वहां पे देखा कि ऑटो एक्सपो में इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा हैं और आइस कंबशन इंजन्स जो हैं उनके मॉडल्स कम आ रहे हैं। तो जो आपका एक तरीके से विजन था कि ग्रीन फ्यूल्स की तरफ बढ़ना है, क्या आपको लगता है कि वाकई में अब आखिरकार वो एक हकीकत बन रही है? आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा क्योंकि बैंकर्स बैठे हैं सामने। हमारे देश में शुगर सरप्लस है, 280 लाख टन शुगर की जरूरत होती है, 360 लाख टन प्रोडक्शन है और पिछले साल का 60 लाख टन। शुगर में ऐसा दुख है कि मैं मजाक में कहता तो पिछले जन्म में पाप करता वो शुगर फैक्ट्री शुरू करना। तो आज शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, एक समय फूड वर्सेस फ्यूएल ऐसा विवाद होता था। अब हमारी एमएसपी ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, तो हमने ये किया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं बने, ऊर्जादाता बने और मैंने ऐसे अनेक उपक्रम अभी लिए हैं। पहली बात, हम लोग शुगर के जूस से इथेनॉल बना रहे हैं, फिर सी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, फिर बी हेवी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, फिर कॉर्न, राइस, उससे इथेनॉल बना रहे हैं। हमारे देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल होता है। जब हम पेट्रोल में 20% डालेंगे तो हमको 1000 करोड़ लीटर लगेगा। हमारे जो आईटी टावर्स के जो जनरेटर है जो डीजल पर चल रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ 2000 करोड़ लीटर डीजल लगता है। और अभी मैंने ही ऐसे एक बार मेरे ध्यान में आया कि रशिया में इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल का माइलेज सेम हो, क्योंकि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो मैंने टेक्नोलॉजी रशियन साइंटिस्ट को बुलाया और पेट्रोलियम मिनिस्टर, इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और राम कुमार जो है उनको प्रेजेंटेशन दिया। तो सब होने के बाद उन्होंने कहा कि आइडिया इज वेरी फैंटास्टिक, बट इट सीम्स टू बी इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने फिर हिंदी में उनको कहा कि गाजर की, उनके सामने बोल रहा था, गाजर की पुंगी है, बच गई तो बजाओ, नहीं तो खा लो। वो 3 महीने के बाद प्रूव हो गया। अब इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल का सेम है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए। अब टोयोटो की गाड़ी मेरे पास है और अब टोयोटो पूरी मॉल, जो कैम्ब्री करके गाड़ी थी जो पेट्रोल में जाकर 40% बिजली तैयार करती थी, वो अब 100% इथेनॉल पर चलेगी और बिजली तैयार करेगी। यानी पेट्रोल का भाव 25 रुपए जो आता है उस हिसाब से एवरेज मिलेगा। अब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सब फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। अभी बजाज, टीवीएस और हीरो इन्होंने, और होंडा, इन्होंने उनकी मोटरसाइकिल, स्कूटर फ्लेक्स इंजन में बनाई इथेनॉल पर। अब हमारे देश में इथेनॉल एग्रीकल्चर में बनेगा, उसके कारण हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट केवल 12% है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। इथेनॉल ये जो फ्यूएल है, सीएनजी, जैसे भी परली है, इंडियन ऑयल ने पानीपत में प्रोजेक्ट डाला है, 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायोबिटुमिन
अब मैं एक सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन और अपने सीएसआर ने मुझे प्रेजेंट दिया, मैं उसको पॉपुलर कर रहा हूं कि परली जलाने से दिल्ली में आपको मालूम है पोल्यूशन हो रहा है बर्निंग करने से। अब परली से 70% बायोबिटुमिन, जिसमें 8 फीचर्स ऐसे हैं जो पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छा है, और 30% बायोचार यानी कोल जो ऑर्गेनिक कार्बन है जो एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी है। अब मुझे बताइए, देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन बिटुमिन रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट अगर हरियाणा पंजाब के हर गांव में लग गया और बायो बिटुमिन तैयार होगा, तो वैसे मैं तो इंडियन ऑयल को बोला कि पूरा हम खरीद लेंगे, तो 30 लाख टन का इंपोर्ट बचेगा, यहां रोजगार निर्माण होगा, एग्रीकल्चर में परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। वैसे अभी पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि केवल हमने इथेनॉल ऐड करने से अब जो रेट बढ़े उसमें हमारा 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। और आज आपको मैं बताता हूं कि हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का कर रहे हैं और उसके बदले में पोल्यूशन पूरा है, जिसके कारण हमारे हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं। तो दिस इज द टाइम। अभी 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी एंड बायो एलएनजी। और मैंने कल ही ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया, आप जरूर उसको जाओ। इलेक्ट्रिक कार, फ्लेक्स इंजिन, स्कूटर्स सब आ गया। और वो मोटर, मुझे वो सियाम वाले सब कहते थे, मैं जब उनको बोलता था यूरो 6 का नॉर्म चाहिए तो मेरे ऊपर नाराज होते। मैं आए तो भी तुम्हारे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना बुलडोज करूंगा। अब कल उन्होंने पूरा ग्रीन एनर्जी का पैवेलियन बनाया था। मुझे इतनी खुशी हुई कि वो दिन अब दूर नहीं है कि ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम होगा और कम से कम 7 से 8 लाख करोड़ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगी तो ये 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर 18 से 20% में गएगा तो आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ये अब सक्सेस स्टोरी बन रही है। दूसरी बात ग्रीन हाइड्रोजन की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, जो कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो 3 है। और सरकार ने 20,000 करोड़ हाइड्रोजन मिशन के लिए रखे हैं। अब जैसे पानी से, मैंने अभी आपको उल्लेख किया था कि मथुरा में मैंने हाइब्रिड एन्युटी में ATMLD स्लज को त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने लिया है और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। 20 करोड़ इंडियन ऑयल वो पानी खरीदता है और वो हाइब्रिड एन्युटी में सक्सेस हुआ। तो अभी रूफटॉप सोलर, क्योंकि पानी से जब बनाएंगे तो हमें बिजली 70% लगती है, तो रूफटॉप सोलर में बिजली की कॉस्ट कम है। और इलेक्ट्रोलाइजर में इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। हम 90%, एक बंगलोर की कंपनी है, पूरा एक्सपोर्ट करती है। और इलेक्ट्रोलाइजर से ये करेंगे, ये हाइड्रोजन की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आ रही है। फिर इसके साथ जो बायोमास है या ऑर्गेनिक वेस्ट है कारपोरेशन की, म्यूनिसिपल वेस्ट, ये बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकालकर फिर हाइड्रोजन निकलता है। तीसरा जो मैंने एक 4 दिन पहले बंगलोर में देखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, उन्होंने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारा ग्रीन हाइड्रोजन 100 रुपए किलो मिले। अगर 100 रुपए किलो अगर ग्रीन हाइड्रोजन होगा तो 1 लीटर में वो 450, 1 किलो में 450 किलोमीटर चलता है। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की कार है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य। दिल्ली आओ, मैं एक बार घुमाऊंगा, मर्सिडीज से अच्छे इफेक्ट्स। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और हिंदुस्तान ये एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं, तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेगा। हमारी रेलवे, हवाई जहाज, हमारी गाड़ियां, ट्रक, बसेस, हमारा स्टील, केमिकल्स, सब उसके ऊपर चलेगी। और 10 साल में पूरा ये इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा, एग्रीकल्चर में एकदम रिफॉर्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतनी सक्सेस स्टोरी है कि गांव में, मेरी अपनी आइडिया, क्योंकि मैं जरा किसान सेंट्रिक हूं, मैं फार्मर हूं, तो मैंने कहा कि हर किसान के पास कुआं है, कुएं में पानी है, उधर रूफटॉप में एक अपना प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज डालेगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें गोडाउन करके फूड गिन रखेगा, उसी की पावर निकाल के इलेक्ट्रोलाइजर 1.25 करोड़ का है, उससे बिजली तैयार करेगा। और उसी को कॉम्प्रेस करने के लिए जो जनरेटर लगता है, मैंने किर्लोस्कर को आग्रह करके पहला जनरेटर इथेनॉल पे बनाया, मेरे घर पर है। और इथेनॉल पर 60 रुपए लीटर, डीजल 110 रुपए लीटर, वो कॉम्प्रेस करके 500 बार पर वही सामने एक गैस स्टेशन बनाएगा और ट्रक, बस में और गाड़ी में भरते जाएगा। तो किसान क्यों नहीं सामान, क्यों बड़े बड़े लोग आने के बजाय
हम छोटे छोटे किसानों को ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें। जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, इनकी जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट है, वहां मीथेन मिलता है, उसका कन्वर्शन सेग्रीगेट करके एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल को रिसाइकलिंग करें, हमारे प्लास्टिक को रिसाइकल करें, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डाल के ग्रीन हाइड्रोजन निकाले। दूसरा, बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे हम वेस्ट लैंड पे बांबू लगा रहे हैं, वो बांबू से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, बायो इथेनॉल बनाएंगे। अभी आसाम में हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला है जिसमें बांबू से बायो इथेनॉल बन रहा है। तो मुझे लगता है ये रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल, जो 65% पॉपुलेशन देश की है और जिनका ग्रोथ में केवल 12% कंट्रीब्यूशन है, वहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना, वहां पर कैपिटल इनकम बढ़ाना, वहां जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना और वहां की गरीबी दूर करना, यही हमारी आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रायोरिटी है और इससे उसका फायदा होगा। आप कोशिश कर रहे थे कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लग जाए। अभी अनाउंसमेंट आई कि टेस्ला तो इंडोनेशिया जा रहा है। सिंबॉलिकली अगर इलॉन मस्क इंडिया में आते और उनकी फैक्ट्री लगती, क्या आपको लगता कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अडॉप्शन में एक बड़ा इंडिकेशन होता उनका इंडिया की जगह इंडोनेशिया जाना एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? उसको कैसे? आप अभी कल दिल्ली जाओ और एक बार ऑटो एक्सपो में जाओ और इलेक्ट्रिक कार देखो। मैं अब कंपनियों के नाम नहीं लेता, मैंने लॉन्च की बहुत सी। मैंने हमारे भारतीय उद्योजकों को एक बार नाराज होकर कहा था, कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो। और आज हमारे कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ गया और बेस्ट क्वालिटी की कार वहां है, कोई टेस्ला से कम नहीं है। टेस्ला का स्वागत है, रेड कारपेट है। पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारी 7.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। देश को सबसे ज्यादा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, 4.5 करोड़ युवकों को जॉब देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और आज मैं आपको बताता हूं, मैं ये बात कह चुका हूं कि पहले हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पे थे। पहले नंबर पर यूएसए था, दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर चाइना था, दूसरे नंबर पर यूएसए था, तीसरे नंबर पर जापान था, चौथे पर हम था। अब मैं इस विभाग का मंत्री हूं, मुझे बहुत खुशी है, कल मैंने सभी स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद दिए। अब हम जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर गए। अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक सब मैंने देखी, हाइड्रोजन। मैं आपको बताता हूं कि 5 साल के अंदर, वैसे मैं बोलता हूं वो बातें 100% होती है, तो 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा और इंडिया से सब एक्सपोर्ट होगा। हम लोग बिजनेस टुडे के बैंकिंग समिट में बैठे हैं। सुबह से जो सेशंस हो रहे थे उसमें चर्चा कई मर्तबा इस बात पे हुई कि जो होलसेल क्रेडिट ऑफटेक है, यानी कि जो कि बड़े उद्योग हैं, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की स्टोरी में। जब आपकी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया तो एक्सपेक्टेड था कि इससे इन्वेस्टमेंट साइकिल एक किक ऑफ होगा। वो अब तक जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। उसकी कुछ वजह ये भी है कि पैंडेमिक भी हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर भी हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट साइकिल को किक ऑफ करना है, आपके क्या पॉलिसी सजेशंस या आइडियाज होंगे जिससे आपको लगता है कि इंडिया इंक दोबारा जिस रफ्तार से इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो स्टार्ट हो? देखिए, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और कोई भी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से आती है। और इंडस्ट्री वहीं आती है जहां वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और जहां इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आएगा। और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आएगा, वहां ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होगी। मेरे हिसाब से आज हमारे यहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया में होने की जरूरत है। जैसे टूरिज्म है जो ग्रामीण रूरल एरिया में है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, अगर ये बचाकर गांवों में अगर हम ऊर्जा तैयार करेंगे, हाइड्रोजन, इथेनॉल, तो स्वाभाविक रूप से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। एक बात मैं आपको बताता हूं जो मेरे डिपार्टमेंट की है। अब मुझे इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक इट अदर वे, मैं एरोगेंट नहीं हूं, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा है मेरे पास, लाइन लगा के लोग पड़े हैं। अभी मैं इनवीट मॉडल में
मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 महीने भर पहले हमने हमारा बॉन्ड इश्यू इनविट में लॉन्च किया। 10 दिन का टाइम था और 10 दिन के बाद मुझे बॉन्ड इश्यू क्लोज करना था। तो मैं अपने परिवार के साथ गोवा में गया, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 आवर्स में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब मैं 8.50% रिटर्न दे रहा हूं। बैंक वाले मेरे ऊपर नाराज होंगे। मैंने पहले आपको कहेंगे 2 धंधे मैंने अभी खराब किए। पहले परफॉर्मेंस गारंटी बैंक देती थी, मैं पीछे पढ़ के अभी इंश्योरेंस बॉन्ड लाया, तो नेचुरली अब बैंकों को परफॉर्मेंस गारंटी का बिजनेस कम होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अब ये देते 7% इंटरेस्ट या 6.5%, मैं दे रहा हूं 8.5%, वो भी 10,000 रुपए तक भी आप डाल सकते हो और इंटरेस्ट महीने में दूंगा आपका अकाउंट में। तो NHI AAA रेटिंग, और मुझे कोई पैसे की, मैं 5 लाख करोड़ के रोड बनाता हूं और मेरा टोल इनकम अभी 40,000 करोड़ है और 2 साल के बाद 1,40,000 करोड़ होगा। और मैं मोनेटाइज करता हूं रोड को और देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक को भी हमको 25,000 करोड़ रुपए बिल्कुल तुरंत देते हैं, तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात जरूर है कि देश में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, और एक बात सच है कि हमारे यहां मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया है, उससे बड़े प्रमाण पर ये टेक्नोलॉजी आ रही है। पर 2 बातें जरूरी है: इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। एंड सेकंड थिंग इज, नो वन इज बेस्ट, no person is best. It is depending upon appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो मुझे 2 बातों पे लगता है कि हमने ऐसे क्षेत्र चुनने चाहिए जिसमें हमारी कंपनियां जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन करें और टेक्नोलॉजी को लाएं। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे देश में रहे, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और हमारे एक्सपोर्ट के लिए बड़ी अड़चन का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको सिंगल डिजिट में जाना है, और आज मुझे खुशी है कि मैं 1 साल के बाद, आप मेरा जरूर इंटरव्यू लेना, तब मेरी बातों को रिकॉर्ड करके रखना। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, नागपुर से पुणे 6 घंटे में, नागपुर से मुंबई 6 घंटे में, अब 24 घंटे लगते हैं, और बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में। तो पूरे देश में अभी ऐसे 32 ग्रीन हाईवे बना रहा हूं मैं। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 100%, 10% के नीचे आएगी। और हम फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं? LNG। अभी LNG में अगर आज ट्रक चलाएंगे तो डीजल का जितना खर्चा है उसके 40% LNG पे ट्रक चलता है। अब ब्लू एनर्जी के ट्रक अभी आ गए, अभी कल वो क्यूमिंस कंपनी के आए, टाटा के आए, लेलैंड के आए। अब LNG बनेगा परली से, और वैसे इंपोर्टेड भी करना पड़ा, एकदम इतना नहीं बनेगा। तो नेचुरली लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। दूसरा, एक ट्रक अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे के बजाय कार आती है वो 18 घंटे लगेंगे, अभी 48 घंटे लग रहे हैं। तो एक ट्रक जो महीने में 4 बार या 5 बार आता था वो 8 से 9 बार आएगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी है वाटरवेज को। 10 रुपए खर्चा अगर लगता है रोड पे, तो पानी पे 1 रुपया लगता है। तो पहली प्रायोरिटी वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी रोड, और बाद में एविएशन। पर मेरे को डर है कि 1 साल के अंदर रेलवे के रेट के हिसाब से रोड का रेट कम हो जाएगा, और वो कम होने से फिर वो थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। तो रेलवे भी कुछ सुधार करेगी, वो डबल कंटेनर लेके गाड़ी लेके जाएगी, तो ये अच्छी है, कंपटीशन है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी में काफी बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम एक बात समझो, पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, मैंने बजाज की लॉन्च की, टीवीएस की लॉन्च की, हीरो की लॉन्च की। 400 नए लड़के स्टार्टअप इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं, और उन्होंने क्या किया कि ये 125-130 किलोमीटर की बैटरी इनके पास है। तो उन्होंने स्टडी किया कि एक स्कूटर रोज दिन में कितने चलती है, तो 24 से 26 किलोमीटर। तो उनने 60 किलोमीटर की बैटरी लाई, जो 1,30,000 में ये बेच रहे, वो 70,000 रुपए और 60,000 में बेच रहे, और फटाफट उनका धंधा तेजी से चल रहा है। ऑटो रिक्शा बनी, ई कार बना, ई रिक्शा आया। 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। जब मैंने वो बिल लाया, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इसका
इसका टायर लेते थे, उसका पार्ट यूज करते थे, सुप्रीम कोर्ट में केस गई। मैंने कहा गरीब लोग अगर करता है तो गांधी जी ने कहा था गरीब के हित में तो करो, कॉपी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अलाउ किया। आज 1 करोड़ लोग जो साइकिल रिक्शा चलाते थे, आपको एक साइकिल रिक्शा देश में नहीं दिखता, अब सब मैकेनिज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चला रहे। ये मानवता के आधार पर बड़ा काम होगा। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारे आईटी इंजीनियर्स ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड में साबित कर दिया कि हमारे पास इतनी कितनी बड़ी क्षमता है। हमारे डॉक्टर्स यूरोप और अमेरिका में 10 में से 4 भारतीय है, और सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर किसी देश में तो हिंदुस्तान में है। तो टेक्नोलॉजी रिसर्च जो मैंने बात कही, नॉलेज एज ए पावर, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हम कर सकते हैं। अब मैं स्पष्ट बोलना नहीं चाहता हूं, हमारे साथ कंपटीशन में बाकी भी देश है, पर दुनिया उनके साथ डील करना नहीं चाहती। दुनिया हिंदुस्तान से डील करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव होंगे तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, और देश भी एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की, बाकी इसमें भी हम आगे जाएंगे। जब गडकरी जी शुरू में बोलते थे कि दिल्ली हरिद्वार 2 घंटे में होगा, दिल्ली देहरादून 2 घंटे में होगा, तो ज्यादातर लोग मानते नहीं थे, बोल रहे थे ऐसी बोल रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। लेकिन पिछले कुछ साल में जो आपके डिपार्टमेंट ने काम किया, उसने साबित कर दिया आपको कि एक अच्छी मजाक बताता हूं। मैं आपकी तारीफ कर रहा, आप सुन रहे थे, अरे मैं बोलने दो ना। वो ये कि जैसे आपकी एक इमेज बनी महाराष्ट्र में हाईवेज मैन की, मेरे को लगता है आई थिंक इट डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मैनर इन विच वी हैव एक्चुअली सीन दैट सेम महाराष्ट्र मॉडल बीइंग रेप्लिकेटेड एल्सवेयर। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कहीं पे अगर काम दिखता है तो इन बड़ी सड़कों पे दिखता है, जहां पे कम से कम गाड़ी अब स्पीड से दौड़ रही है। एक आपको अनुभव बताता हूं। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तब ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा 55 फ्लाईओवर्स बनाने का मुझे मौका मिला। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया कि मुंबई से पुणे 2 घंटे में होगा। अब मैं नाम नहीं लेता, 2 बड़े अखबारों ने मेरे ऊपर एडिटोरियल लिखा, और उसमें इतना मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया कि ये पॉलिटिशियन खुद को क्या समझते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और ये इनको ऐसा लगता है क्या कि ये जो बोलेंगे वो उस पर हमने विश्वास रखना चाहिए। बाद में ये हाईवे बन गया, अब 2 घंटे में लोग आते हैं। तो अभी मैं उनको मिला, तो मैंने कहा आपने तो मेरे ऊपर एडिटोरियल लिखा था, सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा हमको एक्सपेक्टेशन ही नहीं था ऐसा हो सकता है, हमको कभी लगा ही नहीं। वैसे ही यही है। पर आपको एक बात मैं जितनी बात बता रहा हूं, एक भी पूरी बराबर नहीं होगी, तो तुम जरूर ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। आपने चीन का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन आपने इंडिकेट किया कि देश ऐसे हैं जहां से दुनिया इस वक्त China+1 मॉडल के बारे में देख रही है। लेकिन कई सारी जो फाइनेंशियल कमेंट्री है वो ये कहती है कि इस पे चर्चा ज्यादा है, एक्चुअल पैसा या एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग उतनी मूव नहीं हुई। अगर आप देखो भी मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ आर जीडीपी, जिस तरीके से सरकार ने दावा किया था कि नीडल मूव होगी, 25% पे हम लोग लेके आएंगे इसको, वो फिलहाल अभी भी नहीं हुआ। और हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स आए भी हैं, लेकिन कई सारी कंपनियां छोड़ के भी गई हैं। लेकिन इसमें जो ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी मिक्स्ड है। अगर वाकई में हिंदुस्तान को China+1 मॉडल जो ग्लोबल रीअरेंजमेंट हो रहा है उसका फायदा उठाना है, हमें आपके हिसाब से और क्या करने की जरूरत है ताकि ये जो बातचीत है वो एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांसफर में चेंज हो? देखिए, 2 चीजें मुझे लगती है कि एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और रूरल, जहां 65% पॉपुलेशन है। आज मैं हवाई जहाज से आ रहा था, तो मेरे साथ एक लंदन के 7-8 परिवार के लोग बैठे थे। तो मेरे बाजू में जो मेरा दोस्त था, मैंने कहा देखो ये ताड़ोबा आए होंगे। तो मैंने उनको पूछा ताड़ोबा गए थे? बोले हाँ। तो उसमें से 4-5 लोग मुझे नहीं पहचानते। तो एक लड़की है, उसने मेरे साथ फोटो निकाला, तो उसने पूछा क्यों निकाल रही हूँ? बोले ये हमारे मंत्री है। तो वो महिला बोली मैं नहीं जानती उनको, मैं लंदन से आई हूँ। तो बोले आप इसीलिए नहीं जानते। तो उसने उसको डांटा। तो वो उनको मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा हम ताड़ोबा देखने के लिए आए। अब नागपुर इज ए टाइगर कैपिटल। हमारे पास 2.5 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर है। अब हमारा फॉरेस्ट एक्टिव हो गया। अब दुनिया भर के लोग टाइगर देखने के लिए आ रहे हैं। टूरिज्म ये ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। अभी ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 ऑल सीजन रोड होगा साल भर। अभी 6 महीने जा सकते हैं, तो रोजगार बढ़ेगा। तो टूरिज्म के सेक्टर में रूरल एग्रीकल्चर है वो ओली
मैंने आपको बताया अभी ओली ये डावस से अच्छा है, और वहां हम लोग इतना अच्छा टूरिज्म करते हैं। अभी मैं मैं कल ही डावोस जा रहा हूँ, बोल रहे हो ओली डावोस से अच्छा। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है आपने स्कीइंग का? देखा है। वहां पे कैसे मैं फर्स्ट आपको- क्लास आप ऊपर जाते हो। मैं- ओली में एक स्की लिफ्ट है सर। 2 चीजें, रुक जाओ, 2 साल मैं जोजिला टनल बना रहा हूं कारगिल के नीचे, ऊपर से बाबा अमरनाथ दिखते हैं। वहां पूरे एरिया को मैंने एलजी को मांगा है, और मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि ओली से अच्छा आपको 2-3 साल के बाद हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलेगा। और अब यूरोपियन टूरिस्ट और बाहर हमारे कश्मीर में आएंगे, और हमारे यहाँ कारगिल में जाएंगे, जोजिला में जाएंगे। अब जोजिला टनल बन गई, जो लद्दाख लेह, यानी आप ये अभी रोहतांग पास गए इतने में 3.5 तास लगता था, अटल टनल बनी 8 मिनट में आ गए। और उसके बाद मैं लद्दाख लेह तक 4 टनल बना रहा हूं। लद्दाख लेह के बाद जोजिला, जोजिला के बाद जेडमोर, जेडमोर के बाद श्रीनगर तक जन्नत है। आप इमेजिन नहीं करो कश्मीर क्या है। और वहां अगर आपने ये बर्फ गिरता है, मैं आपको बताता हूं, मैं फिर विश्वास के साथ कहता हूं कि डावोस के साथ भी अच्छा, केवल फैसिलिटी चाहिए, रिसोर्ट चाहिए, गेम्स चाहिए सब, ये आइस के ऊपर के, वहां अच्छे प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, रोड अच्छा चाहिए, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतरने की व्यवस्था चाहिए। 100% अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो दुनिया भर के लोग आएंगे। आप कश्मीर में गुलमर्ग कितने लोग जा रहे हैं, वो देखो। तब पॉसिबल है अगर आपको ट्रांसपोर्ट के अलावा हम साथ साथ टूरिज्म मिनिस्टर भी बना दें। तब तो कुछ हो सकता है, वरना क्या होगा, सड़क बन जाएगी और आसपास की जो स्की लिफ्ट चाहिए वो नहीं बनेगी। मैं केवल हम लोग हमारी विभाग की ओर से 1 लाख करोड़ के टनल्स और रोड कश्मीर में बना रहे हैं। 3 लाख करोड़ के रोड और टनल हम नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं। आप मेघालय जाओ, त्रिपुरा जाओ, नागालैंड जाओ, कहीं भी आसाम में जाओ, और वहां से फीडबैक ले लो। देखो, प्रधानमंत्री जी ने हाईएस्ट प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी है, और हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और मैंने तो प्रॉमिस किया है कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए के बराबर होगा। यूएसए के हाँ बिल्कुल, बिहार यूपी का भी होगा। here is the power of audacity. There is publicly stated ambition, the ability to stake your reputation and say 1 साल बाद मेरा इंटरव्यू करना. And most of those things do happen. Sometimes they get delayed because of court factors or environmental factors, but most of it happens, which is a very significant achievement. मैं बचपन में जब तवांग जाता था 4 दिन लगते थे। हाल ही में मैं अभी तवांग में भी अच्छा रोड बन जब रहा भी है। मैं शूट करने गया तो हम लोग कुछ घंटे में वहां पे पहुंच गए। So you can actually see the infrastructure being developed in the Northeast. Nitin Gadkari ji, thank you so much for joining us here at the Business Today Banking Awards.